इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लोगन को देखते हैं जो कि बैठ के मेडिटेट कर रहा था। तभी उसे कुछ सेंस होता है किसी का किलिंग इंटेंस, इसलिए वो उन्हें बाहर आने को कहता है। तभी वहाँ पर कुछ मास्क पहने बंदे आते हैं और लोगन से कहते हैं कि उसका सेंसेस काफी अच्छा है। लोगन उन्हें देख के ही समझ जाता है कि इन्हें बेफरोज ने भेजा है। जैसे उन बंदे को लीडर ये सुनता है कि लोगन उसके बारे में समझ गए, फिर वो अपने साथी से बोलता है कि उसे बस जान से मत मारना, बस उसके पैर हाथ तोड़ देना। तो उसके साथी ये सुन के लोगन के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। लोगन उन्हें देख मुस्कुराता है और बहुत तेजी से उनकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वो बंदे भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लोगन बहुत फास्ट था। वह सभी के ऊपर अटैक करते हुए सबसे पावरफुल बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस बूट को चुना। पता चलता है कि अगर कोई बूट में फोर्स एनर्जी को डालता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाएगी। तभी एक बंदा अपने लीडर से परमिशन मांगता है लोगन के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो ही हार जाएंगे। लीडर कहता है हाँ, कितना एम्बैरेसिंग है। तभी वो तेजी से लोगन के पीछे पहुंच जाता है। लोगन भी हैरान हो जाता है। वो लीडर अपने पावर का यूज करते हुए लोगन के ऊपर अटैक कर देता है। लोगन इस बात से हैरान था क्योंकि वो सिल्वर फोर्स ब्लेड का यूज कर रहा था। लोगन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस अटैक को ब्लॉक करने में। उसके अटैक को जैसे तैसे खत्म कर देता है, लेकिन लोगन उसे पहचान चुका था कि उसके सामने जो बंदा है वो कौन है। लोगन कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बेफरोज का द मूनलाइट शॉट फ्रांच उसे खुद ही रोकने आएंगे। फ्रांच भी अपने हुडी खोलते हुए कहता है कि लोगन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने असली पावर को छुपाओगे। दोनों के बीच में बात होने लगती है। बहुत लंबी चौड़ी बात होती है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं। लोगन मूनलाइट से कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एडवांस रैंक का नेट चिप के एम्ब्यूज भी कर सकता है। वो तो अपने टाइटल का लायक भी नहीं है। फ्रांच लोगन से कहता है कि वो तो बस अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। मेरे मास्टर तुमसे वो आर्टिफैक्ट और वो स्वॉर्ड चाहते हैं, तो बस चुपचाप उसे दे दो। और ये बोलने के साथ ही वो अपने फोर्स ब्लेड से अटैक कर देता है लोगन के ऊपर। लोगन उसके अटैक को देख के सोचता है कि उसका फोर्स ब्लेड बिल्कुल एकदम चाकू की तरह लग रही थी। लोगन उस अटैक को बहुत मुश्किल से ही ब्लॉक कर पा रहा था और अपने मन में सोचता है कि अगर वो इसी तरह कंटिन्यू करता रहा तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए लोगन अपने फोर्स को अपने स्वॉर्ड के अंदर डालते हुए जमीन के ऊपर एक टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे फोर्स ब्लेड को खत्म कर देता है। जो किलर्स थे लोगन के पावर देख के वो भी हैरान थे। लोगन अटैक करके थक चुका था, वो थोड़ी देर सांस ले ही पाता। तभी उसके ऊपर एक और स्लैश लगता है, लेकिन लोगन उसे बाल बाल डॉज करके पीछे की ओर हट जाता है। फ्रांस लोगन से कहता है कि यह बहुत क्लोज था, अगर उसने अपना गार्ड डाउन किया होता तो वो अब तक मर चुका होता। लेकिन जो उसने आखिरी में अटैक किया था वो बहुत पावरफुल था। क्या उसने आर्टिफैक्ट का यूज किया या शॉर्ट ड्यूक सिखाए द्वारा कोई सीक्रेट टेक्निक? लोगन अपने मन में सोचता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि डायरेक्ट मूनलाइट किड के साथ फाइट कर सकता है। वहां से वो निकलने के बारे में सोचता है और सोच विचार करके एक प्लान बनाता है। लोगन फ्रांस से कहता है कि अगर वो इतना इंटरेस्टेड शॉर्ट ड्यूक का सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए तो बस उसे 1 मिनट रुकना होगा। फ्रांस भी इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि जरूर वो देखना चाहता है कि शॉर्ट ड्यूक का टेक्निक कैसा है। लोगन ने जैसा सोचा था फ्रांस बिल्कुल ही ऐसा कर रहा है, इसलिए लोगन भी अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है। लोगन अपने टेक्निक को पूरा कर पाता उससे पहले ही फ्राजन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है लोगन से, क्या मैं तुझे पागल दिखता हूँ? फ्राजन के अटैक के कारण वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। फ्रोजन कहता है इतने बड़े इम्पैक्ट के कारण वो पक्का मर गया होगा। लेकिन उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब लोगन वहां से अपने शॉर्ट टेक्निक को पूरा करते हुए निकलता है। फ्रांस भी हैरान हो गया था उसको जिंदा देख के और उसके अटैक को देख के। तभी लोगन कहता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ डिवाइन सीक्रेट स्वॉर्ड स्लैशिंग वेब। लोगन के अटैक फ्रेंच के चारों तरफ घेरने लगता है और देखते ही देखते वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके साथी बेफरोज को चिल्ला रहे होते हैं, सर फ्रेंच, सर फ्रेंच। फ्रेंच को दिखाया जाता है जो कि लोगन के अटैक को डॉज कर लिया था। वो अपने मन में कहता कि अगर उसने अपना गार्ड डाउन किया होता तो वो सच में आज मर चुका होता। दूसरी ओर लोगन को देखते हैं जो कि अपने घोड़े के ऊपर बैठ के वहां से भाग रहा होता है और उसी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। अभी वो उतना स्ट्रांग नहीं है जो कि मूनलाइट को मार सके। लोगन यही सब सोच रहा था। सोचते सोचते अचानक से उसे कुछ होता है और घोड़े से गिर के बेहोश हो जाता है। अगले दिन रिक को दिखाया जाता है जो कि हैरान होते हुए लोगन से पूछता है कि यंग मास्टर आपके साथ आखिरकार क्या हुआ? लोगन कहता है कि हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, वापस आने टाइम मुझे घोड़े पर नींद आ गई और मैं गिर गया था। इसके बाद हमें बताया जाता है लोगन के वापस आने टाइम एम क्लैन में काफी हंगामा मच गया कि जब वो वापस आया था तो उसकी कंडीशन काफी खराब लग रही थी। क्लैन को सच्चाई जानने के बाद भी उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था ताकि वो बेफरोज को शिकायत कर सके, नहीं तो डिफॉल्ट के चक्कर में एक वॉर हो सकती थी। और एम क्लैन ने इस बात को समझते हुए इस इंसिडेंट को शांत कर दिया। हालांकि पेट्रेस इस इंसिडेंट से काफी गुस्सा थे। क्या बस चले तो वो तो बेफरोज को पूरी तरह से खत्म कर दे। पर लोगन के समझाने पर उसके फादर भी समझ जाता है कि उनके पास अभी उतना पावर नहीं है जो कि बेफरोज के साथ फाइट कर सके। इसलिए उन्होंने इस बात को अपने दिल में ही गाड़ लिया ताकि टाइम आने पर एक दिन वो उनकी औकात दिखा सके। तभी सीन कट होता है। हमें रोनियन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और लोगन के बारे में सोचता है। लोगन कहता है कि अगर वो उसके साथ जाना चाहता है तो उसे अपने स्किल को और बढ़ाना होगा, उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यही सब सोच सोच के रोनियन ट्रेनिंग
प्लानिंग कर रहा होता है कि उसके भाई के साथ जो हुआ वो आगे उसे नहीं होने देगा। यही सब सोच रहा होता है, तभी एक आवाज आती है। हम देखते हैं ये लोगन रहता है। लोगन रोनियर से कहता है कि वो काफी मेहनत कर रहा है, उसे बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। लोगन से पूछता है कि लोगन तुम यहाँ पर? तो लोगन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुमसे किसी को मिलाने लाया हूँ। लोगन विक्टर को सामने लाता है। विक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक न्यू नाइट है और उसका नाम विक्टर है। रोनियर अपने मन में सोचता है कि वो उसी का एज का है और देख के लग रहा है कि वो भी फोर्स का यूज कर सकता है। रोनियर को बताता है कि विक्टर को अवेक हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और उसका पावर भी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विक्टर का पार्टनर बनो। रोनियर को लोगन की बात समझ में नहीं आती तो लोगन सीधे शब्दों में कहता है रोनियर को कि तुम्हें इसके साथ स्पैरिंग करना है। रोनियर और विक्टर एक दूसरे को घूर के देखते हैं, तभी लोगन स्टार्ट कर देता है मैच को। लोगन के स्टार्ट बोलने के साथ विक्टर रोनियर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रोनियर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। रोनियर उसके अटैक को देख के हैरान था कि क्योंकि ये आयरन ब्लड शॉट टेक्निक था। रोनियर को विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्टर ने रिसेंटली में अपने फोर्स को अवेकन किया है। रोनियर समझ जाता है कि वो विक्टर को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए अपने फोर्स एनर्जी का यूज करते हुए विक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विक्टर जंप करते हुए रोनियर के अटैक को डॉज कर देता है और रोनियर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रोनियर उससे बार बार बचता है और विक्टर से डिस्टेंस बना लेता है। और रोनियर विक्टर का तारीफ करता है कि वो सच में पावरफुल है, एक मॉन्स्टर की तरह। लोगन रोनियर की बात सुन के हंसने लगता है कि उसने एक मॉन्स्टर का, हा कितना क्यूट। लोगन उनकी फाइट देख अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था वो दोनों एक दूसरे का पार्टनर बनने के लिए काफी परफेक्ट होंगे। इसके साथ ही लोगन ने रिया को टावर मास्टर के साथ मिलाया। वो रिया के बारे में बताया कि वो क्या कर सकती है, लेकिन टावर मास्टर को विश्वास नहीं हुआ कि रिया वो मानव बैंड को देख सकती है। हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले लोगन ने रिया को कहा था कि अगर वो कुछ सीखना चाहती है तो वो लोगन को बता सकती है। रिया कहते कि अगर ऐसी बात है तो वो भी उस मैजिशियन की तरह पीले धागे का यूज करके उस डॉल को कंट्रोल करना सीखना चाहती है। जैसे ही लोगन को ये पता चला कि रिया मानव को देख सकती है, तो इसलिए उन्होंने मैजिक टावर मास्टर को उसको मिलाने के बारे में सोचा। टावर मास्टर रिया के पास जाते हैं और वो रिया का टेस्ट लेने के बारे में सोचते हैं और वो रिया से कहते हैं, हे बच्ची क्या तुम बता सकते हो कि मेरा माना किस डायरेक्शन में जा रहा है? रिया टावर मास्टर के माना के डायरेक्शन की ओर देखती है और वो एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो उस बूढ़े आदमी की तरफ जा रहा है। वो मैजिशियन हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक बूढ़े आदमी? जैसे टावर मास्टर को पता चलता है कि वो सच में मानव बैंड को देख सकती है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो लोगन से कहता है कि वो इस बच्ची को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार है। रिया लोगन से कहती है कि क्या वो सच में मैजिक सीख सकती है? लोगन इसके लिए मान जाता है और उसे परमिशन दे देता है। सीन कट होता है। कुछ दिन बाद हमें एक नेट को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए सभी नेट से कहता है कि यंग मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। बहुत सारे नेट लोगन को चारों तरफ से घेर के उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लोगन भी उन सभी नेट से परेशान हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब उसके फादर का किया धरा है। जब वो कैपिटल की ओर निकल रहा था कि उसके फादर ने उसको अपने साथ कुछ नेट को ले जाने को कहा था। लोगन को भी ना चाहते हुए भी इसके लिए मानना पड़ता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है लोगन का कैपिटल में जाने का असली कारण है थर्ड प्रिंस के बारे में जानना और उनसे अच्छा रिश्ता बनाना। हमें पता चलता है करेंट के किंग 40 साल के होने के बावजूद भी उनका कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए उन्होंने ड्यूक डमडम के कोकोबान के साथ सहारा लिया और उनके 2 बेटे हुए। लेकिन अगले 10 साल में असली रानी ने 40 की एज में एक बेटे को जन्म दिया जो कि थर्ड प्रिंस था। और जैसे जैसे थर्ड प्रिंस बड़ा होते रहा उसका मार्शल टैलेंट और उसका कैरेक्टर देख के किंग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे। दोनों प्रिंस ये देख के समझ गए कि उनका पोजीशन खतरे में आ सकता है, इसलिए दोनों प्रिंस ने ड्यूकडम फैमिली के साथ अलायंस बनाने लग गए ताकि उनकी पोजीशन बने रहे। और दोनों प्रिंस ने हर तरीके से कोशिश की कि थर्ड प्रिंस वो ज़्यादा ग्रो ना हो। लेकिन असली स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब थर्ड प्रिंस एडल्ट होने से पहले किंग की अचानक से मौत हो जाती है। तो फर्स्ट प्रिंस को प्रोटेक्ट करने और उसे सपोर्ट करने एक सिथ सर्कल का मैजिशियन आता है। दूसरी ओर सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करने एक मार्शल ग्रैंड मास्टर रहता है जो कि एक सुपर ह्यूमन होता है। लेकिन थर्ड प्रिंस को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने भाइयों का पहला टारगेट बना। वहाँ पर स्वॉर्ड ड्यूक आके दोनों प्रिंसेस को समझाते हुए कहते हैं अगर वो थर्ड प्रिंस को छोड़ देते हैं तो वो उनका स्वॉर्ड बन जाएगा। ये किंग की आखिरी इच्छा थी। दोनों प्रिंस ये सुन के उन्होंने थर्ड प्रिंस को छोड़ दिया और उसके बाद फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस के बीच में एक फाइट हुआ जिसमें फर्स्ट प्रिंस का अपर हैंड था, इसलिए वो अगला किंग बना। लेकिन 5 साल बाद उसने एम्पायर के ऊपर अटैक करके कंट्री को बर्बाद कर दिया और खुद को बचाने के लिए रोनियर को शील्ड के रूप में यूज किया और वो देश छोड़ के भाग गया वो कमीना। लोगन डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ में फर्स्ट प्रिंस को कभी किंग बनने नहीं देगा। लोगन सेकंड प्रिंस के बारे में सोचता है कि वो भी कोई दूध का धूला नहीं है, इसलिए वो कंफर्म करना चाहता है कि थर्ड प्रिंस वो किंग बनने के लायक है कि नहीं। लोगन यही सोचते सोचते स्वॉर्ड ड्यूक के रेसिडेंट पहुंच जाता है। एक गार्ड लोगन का स्वागत करता है। लोगन के साथ जो गार्ड आए थे वो स्वॉर्ड ड्यूक के रेसिडेंट देख के हैरान थे क्योंकि वो बहुत बड़ा था।
तभी रिक की नज़र एक सर्वेंट के ऊपर जाती है। वो लोगन के पास जाकर कहता है और लोगन के साथ फालतू फालतू बातें करने लगता है। लोगन उसकी बातें सुन के उसको मार के वहीं पर सुता देता है। वही लोगन की नज़र एक बंदे के ऊपर जाती है जो लोगन को फैमिलियर लग रहा था। वो बंदा भी लोगन के पास जाके उसे वेलकम करता है। लोगन जो कि उसको देख के उसको जाना पहचाना लग रहा था और लोगन उस बंदे से उसका नाम पूछता है। वो बंदा जैसे ही अपना नाम बोलता है तो लोगन उसे पहचान जाता है कि ये वही लुइस है। वही बंदा है जो कि उसके पिछले लाइफ में किंगडम को बचाने के लिए उसके साथ मिलकर काम कर रहा था और लुइस ने सीक्रेट बुक को लोगन को दिया था क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ना जानता था। और लोगन यही सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द देने लगता है। तो लुइस लोगन से पूछता है क्या वो ठीक है। लोगन अपने आप को संभालता है और कहता है कि हाँ वो ठीक है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द दे रहा था। लुइस कहता है कि वो समझ सकता है कि इतने लंबे ट्रेवल के बाद वो थक गया होगा और लुइस लोगन के साथ बहुत अच्छे से बात करने लगता है। लोगन उसकी बातें सुन के अपने मन में सोचता है कि वो पहले की तरह अभी भी वैसा ही है और लुइस लोगन को मेंशन में ला देता है और उसे थोड़ा रेस्ट करने को बोलता है। लोगन उसको थैंक्स कहता है। तभी लोगन के पीछे से एक आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है ये सर ड्यूक और उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ लोगन से कहती है लॉर्ड लोगन, तो ये आप ही हो जो मेरे हस्बैंड आपके बारे में हमेशा बात करते थे। लोगन भी उन्हें ग्रीट करके उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलता है। वो लोग बैठ जाते हैं। डचेस लोगन से कहती है कि एक्चुअली में वो सच में लॉर्ड लोगन से मिलना चाहती थी। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए वो एक फेवर चाहती है लोगन से। लोगन डचेस से पूछता है कि वो क्या, जरूर बताइए, मैं जरूर करूंगा। डचेस लोगन को कहती है कि वो चाहती है कि उनके बच्चे का नाम लोगन रखे। ये सुन लोगन भी हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। ड्यूक बताता है लोगन को उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और एंड में हमने डिसाइड किया कि हमारे बच्चे का नाम तुम ही रखोगे। डचेस लोगन से कहती है कि हाँ तो प्लीज इसे माना मत करना। लोगन इसके लिए मान जाता है और कहता है कि उसके लिए तो ये सौभाग्य की बात है। ड्यूक और डचेस लोगन को थैंक्स कहते हैं। फिर ड्यूक अपने वाइफ को वहाँ से भेजने लगता है क्योंकि उसे लोगन के साथ अकेले में बात करनी थी। ड्यूक अपने वाइफ को वहाँ से भेजने के बाद वो लोगन की तरफ देखता है और लोगन को कहता है कि जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था उसने बहुत कम टाइम में अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। ड्यूक जो कि उसके बढ़ती हुई पावर को साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए वो लोगन को टेस्ट लेना चाहता है, उसके स्किल को देखना चाहता है कि उसने कितना इम्प्रूव किया है। इसलिए ड्यूक लोगन को अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लोगन जो कि सबसे पहले ड्यूक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्यूक उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। लोगन पीछे पलट के उसके ऊपर अटैक कर देता है। ड्यूक उसको भी ब्लॉक कर लेता है। लोगन ड्यूक को देखते हुए अपने मन में सोचा कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ड्यूक ने सारे अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ वो ड्यूक खुश नहीं लग रहा था और वो लोगन से कहता है कि वो क्या कर रहा है। लोगन को भी समझ में नहीं आता ड्यूक की बात सुन के। ड्यूक लोगन से कहता कि मुझे मत कहना कि तुम्हारा यही बेस्ट था। लोगन कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ड्यूक कहता कि अगर ऐसा बात नहीं है तो तुम अपना बेस्ट दिखाओ। लोगन अपने फोर्स एनर्जी को निकालते हुए मन में सोचता है मास्टर और डिसाइपल बनने के बाद ये उनका पहला ट्रेनिंग सेक्शन है। मैं अपने मास्टर को स्टार्टिंग से ही निराश नहीं कर सकता। लोगन ड्यूक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्यूक लोगन के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। उन दोनों के स्लैश के कारण वहाँ की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही डेंस हो गई थी। लोगन सोचता है कि मुझे ब्लू स्लैश के साथ साथ अर्थ स्लैश भी करना होगा और लोगन ड्यूक के ऊपर अर्थ स्लैश मार देता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि ड्यूक उसके पास पहुंच के उसके गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड टान दिया था। ड्यूक लोगन से कहता है कि क्या वो दो ही अटैक करने के बाद हार मानने की सोच रहा है और लोगन के पैर के ऊपर मार के घुटने पे गिरा देता है। ड्यूक कहता है लोगन से खड़े हो, अपने ऑरा का वेस्ट करना, क्या वही उसका बेस्ट है। लोगन सोचता है कि डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को वेस्ट बोलना, क्योंकि इस टेक्निक से मूनलाइट भी इंजर्ड हो गया था। दूसरी ओर ड्यूक जो कि खुश नहीं लग रहा था, वो लोगन को और अपना बेस्ट दिखाने को कहता है। लोगन को अपना स्वॉर्डमैनशिप दिखाने को कहता है कि उसने अभी तक क्या सीखा है। लोगन जो कि थोड़ी गुस्से में लग रहा था, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा और लोगन जंप करते हुए ड्यूक के ऊपर अटैक कर देता है। ड्यूक कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी नहीं समझे और ड्यूक साइड हट के लोगन के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और अचानक से लोगन के पीछे आ जाता है। लोगन भी इससे हैरान हो जाता है। लोगन इससे पहले कुछ करता, ड्यूक अपने स्वॉर्ड के हैंडल के साथ लोगन के ऊपर मार देते हैं, जिसके कारण लोगन का मुंह ही बंद हो जाता है। लेकिन लोगन ना हार मानते हुए ड्यूक के ऊपर दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है, लेकिन ड्यूक बहुत इजीली डॉज करते हुए उसके हाथ के ऊपर मार देते हैं, जिससे लोगन अपना हाथ पकड़ लेता है। ड्यूक लोगन से कहते हैं क्या वो इसे ही स्वॉर्डमैनशिप कहता है, क्या उसने बस इतना ही सीखा है। लोगन सोचता है कि स्वॉर्डमैनशिप पर बात करना, आखिरकार मैं क्या करूं। ड्यूक कहता है कि हो सकता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम्हारा लेवल तो बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप वहीं पर है, तुम बस अपने फंडामेंटल को क्रिपर कर रहे हो। ये सुन के लोगन हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता। ड्यूक कहता है अपने सारे ऑरा को किसी स्पेशल टेक्निक में डाल देने से वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप नहीं बन जाता। बढ़े हुए लेवल के साथ उसका बेस और सॉलिड फंडामेंटल भी होना चाहिए। भले वो अपने टैलेंट और अपने किस्मत के साथ एक दीवार को पार कर ले, लेकिन अगली दीवार उससे भी ज्यादा ऊंची होगी। लोगन ड्यूक की बात सुन के समझ जाता है और अपने मन में कहता है मैंने बहुत आसानी से हायर लेवल को तो रीच कर लिया अपने रिग्रेशन के एक्सपीरियंस के कारण,
और मैंने अपना पूरा ध्यान डिवाइन शॉट टेक्निक पर लगाया, जिससे मुझे बहुत प्राउड हुआ और सभी चीज मेरे हिसाब से ही चल रही थी। लेकिन मुझसे बस एक गलती हो गई, वो है अपने बेसिक स्किल को रिफाइन करना। लोगन ड्यूक से दोबारा चांस मांगता है। अगले ही मूवमेंट पे लोगन की हालत बहुत खराब हो जाती है और कुछ गार्ड आके लोगन को वहाँ से ले जा रहे होते ट्रीटमेंट के लिए। ड्यूक कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप बॉडी के हिसाब से ही सीखा जाता है, जितना मुश्किल होता है उतनी गहराई से भी समझ में आता है। फिलिप ड्यूक से कहता है कि लगता है कि आप बहुत खुश है ड्यूक। ड्यूक कहता है कि हाँ, वो लड़का अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई। तभी ड्यूक के पास रिक आता है। रिक को देख के ड्यूक उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। बताता है अपने बारे में कि वो लोगन का सर्वेंट है और वो यहाँ पर वेरन मैकलेन का लेटर देने आया है। ड्यूक कहता है कि लोगन के फादर, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज क्यों नहीं किया। रिक कहता है कि ये कुछ ऐसा था जो कि यंग मास्टर को भी पता नहीं होना चाहिए था, इसलिए एक उस लेटर को खोल के देखता है। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि कुछ ज्यादा ही सुंदर हैंड राइटिंग थी। ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। लोगन के फादर ने ड्यूक की बहुत सारी तारीफ की थी। लोगन के फादर ने ड्यूक को थैंक्स भी कहा था, जो कि ड्यूक ने एक स्वॉर्डमैनशिप की बुक दी थी, जिनके कारण उनकी फैमिली में बहुत सुधार हुआ। पर लोगन के फादर इतने में नहीं रुके, वो ड्यूक की और भी ज्यादा तारीफ करते रहे। एंड में ड्यूक से एक रिक्वेस्ट के बारे में भी कहा। हमें उस रिक्वेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता है। ड्यूक जो कि उस लेटर को देख के कहता है कि हाँ रिक्वेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट है। और ड्यूक लोगन से कहता है कि तो लोगन को इस रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पता। रिक कहता है कि हाँ, यंग मास्टर ये सब के बारे में बातचीत नहीं करते और अपने सिर्फ काम पर ही ध्यान ज्यादातर देते हैं। ड्यूक कृपया से स्माइल देते हुए कहते हैं कि हाँ, एक 20 साल का लड़का जिसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो रिक से कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मैं इसे खुद ही देख लूंगा। सीन कट होता है एक सप्ताह बाद। लोगन कहता है क्या एक मैरिज मीटिंग। ड्यूक कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना, एक नोबल हाउस में एक 20 साल का लड़का जो कि अपने बिना वाइफ का रहता है, ये कितना शर्म की बात है। तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर खोजा है। लोगन कहता है कि पर मास्टर, आपने तो यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करने के लिए रोका था ना। ड्यूक कहता है कि मेरे डिसाइपल लोगन, अच्छे ट्रेनिंग के लिए तुम्हारा माइंड भी शांत होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे अपने वाइफ से मिलने के बाद ही मुझे समझ में आया। लोगन सोचता है कि नहीं, मैं अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता, जो कि कुछ ही महीनों बाद सिविल वार होने वाला है। और लोगन ड्यूक से कहता है कि मास्टर, ये कुछ ज्यादा ही अचानक है, आप इस बारे में अभी ही बात क्यों कर रहे हो। ड्यूक कहता है कि वेल, सच कहूँ तो ये एक बस रिक्वेस्ट था, मुझे भी अपने फ्यूचर डिसाइपल की थोड़ी चिंता है। लोगन कहता है क्या एक रिक्वेस्ट, क्या ये मेरी फैमिली की तरफ से है। ड्यूक कहता है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स चिंता में, क्योंकि उनके बड़े बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई और पेरेंट्स की चिंता करना ये उनके लिए नेचुरल बात है। लोगन अपने मास्टर की बातें समझ जाता है, लेकिन शादी करना उसके लिए पॉइंटलेस होगा, लेकिन वो अपने मास्टर को बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए लोगन मीटिंग के लिए मान जाता है। और अगले ही सीन में एक लड़की लोगन को ग्रीट करके खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम एलिन फ्लॉयड है। लोगन एलिन को देख के हैरान हो जाता है। सबसे ज्यादा रिक हैरान हुआ होता है और अपने मन में सोचता है वो यंग मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है। यंग मास्टर जो कि अपने कामों के ऊपर ध्यान देते हैं, वो भी एलिन को देख के सरप्राइज हो गए। लेकिन लोगन कुछ और ही देख के हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसका मीटिंग किसी फोर्स यूजर के साथ होगा। लोगन का उसका फोर्स को देख के ही उसके पावर का पता चल जाता है। वो अभी लो ग्रेड इंटरमीडिएट लेवल पर है। उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो अभी 18 साल की है। अभी लोगन को कुछ अचानक से याद आता है और कहता है कि वेट, उसने कहा कि उसका नाम फ्लॉयड है। एलिन फ्लॉयड ये वही लड़की है जिसने सिविल वॉर के अंदर 100 से भी ज्यादा नाइट को मारा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह के टैलेंट से मिलेगा। इसलिए लोगन सोचता है सिविल वॉर होने से पहले एलिन को अपने फैमिली में मिलाने के बारे में। एलिन जो कि लोगन को सोचते हुए देखती है और वो लोगन से कहती है लगता है कि वो भी यहाँ पर नहीं आना चाहता था। लोगन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने क्या कहा। एलिन कहते हैं मैं भी यही फील करती हूँ, इसलिए हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लोगन कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है। एलिन लोगन के पास जाती है और कहती है तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। में एलिन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जो कि एलिन ट्रेनिंग कर रही होती है। वो कहती है क्या एक मैरिज मीटिंग। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मेरी सुंदर बेटी आज भी बहुत पॉपुलर है। हमें इसका नाम पता चलता है काउंट रॉबर्ट फ्लॉयड। वो अपनी बेटी को सब कुछ बता देता है कि उसके लिए एक मैरिज मीटिंग रिकमेंडेशन हुआ है। एलिन हैरान हो जाती है और कहते हैं क्या आपका मतलब है कि शॉर्ट ड्यूक के फैमिली से। बेटी के हैरानी भरे शक्ल को देख के अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वो शॉर्ट ड्यूक के फैमिली में काफी इंटरेस्टेड है। और उसके फादर एलिन से कहते हैं कि हाँ, ये ऑब्वियस है, वो शॉर्ट ड्यूक का डिसाइपल है। इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन वो राइजिंग टैलेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, जिसने 12 साल की एज में अपने ऑरा को अवेक किया था। हमें एलिन के बारे में पता चलता है कि उसने अपने पहले फियांसे को बहुत गंदे तरीके से पीटा और अपनी सगाई भी तोड़ दी। उसके बाद उसके स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई, लेकिन सगाई तोड़ने के 2 साल बाद ही दूसरे मैरिज मीटिंग पर आए हुए एक नाइट को उसने भी उसे पीट दिया, ये दिखाते हुए कि वो यूजुअली नाइट से कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसका निकनेम बन गया मेडन, क्योंकि वो एक नाइट बनना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के ऊपर बातचीत करना बंद कर दिया। उसके फादर को अपनी बेटी के इस तरह का बिहेवियर देख के उसको अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। उसके फादर नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी सिंगल मरे, लेकिन जब उसके पास शॉर्ट ड्यूक का प्रपोजल है वो इसके लिए मान गया।
कि उसे अपनी बेटी की चिंता थी कि इस बार भी वो कुछ ऐसा ना करे। लेजेंड में देखते जो कि लोगन एलिन के बात सुन के हैरान था। कहते कि मैंने सुना है कि तुम सॉर्ड ड्यूक के डिसाइपल हो, क्यों ना हम फालतू की बातें छोड़ के एक स्पार करें एक दूसरे के साथ। ये सुन के लोगन और एलिन की मेड दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। एलिन की मेड एलिन से कहते हैं कि क्या फिर से आप अपने होने वाले फियांसे को पीटना चाहती है? आपके फादर ने इसलिए मना किया था ना। एलिन कहते कि नहीं, ये इस बार ये थोड़ा अलग है। एलिन कहती कि जब वो उन दोनों से मिली थी तो वो दोनों ने काफी रूडली एक्ट किया था, इसलिए मैंने उन दोनों को पीट दिया। लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग है। वो लोगन की तरफ देखती है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। एक घबराते हुए लोगन से कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज इसे सीरियस मत लो। अगर ये रूमर फैल गया कि एक इस बार में आपने एक लड़की को पीटा तो लॉर्ड बैरन मुझे मार डालेंगे। लोगन रिक को कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर हम चारों के अलावा कोई नहीं आने वाला। हमें पता चलता है लोगन इस स्पार के लिए इसलिए मान गया क्योंकि वो क्यूरियस था। वो एलिन के स्किल को देख के कंफर्म करना चाहता था कि क्या उसने सच में अपने पिछले लाइफ में 100 से भी ज्यादा नाइट को मारा है या नहीं। एलिन के सर्वेंट एलिन को चेयर करने लगती है। मुझे पता है कि आपको ये फाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज हार मत मानना। रिक उस सर्वेंट के साथ बहस करने लगता है। क्या तुम्हें पता भी है कि यंग मास्टर लोगन वो कितने पावरफुल है? एलिन लोगन को बताते हैं कि उसने 10 साल तक स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग अकेले ही की है। ये सुन लोगन हैरान हो जाता है और कहता है क्या अकेले? एलिन आगे कहती है और मैंने एक नाइट को भी हराया है, इसलिए तुम मुझे हल्के में मत लेना। लोगन कहता है कि हाँ, उसको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल मेरी तरह, और मैं तुम्हें हल्के में तो बिल्कुल नहीं लूंगा। तभी अचानक से एलिन लोगन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लोगन बहुत इजीली उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके साइड में मारता है, जिसके कारण एलिन की सांसें अटक जाती है। एलिन जो कि अपने घुटने टेक देती है। लोगन उसको कहता है कि क्या वो बस एक ही अटैक में हार मान लेगी? तुमने अपने साइड पे खुला छोड़ दिया था, इसलिए तुम पे अटैक करना बहुत आसान हो गया था। तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। एलिन लोगन की बात सुन के गुस्से में दोबारा लोगन के पास अटैक करने जाती है, लेकिन लोगन उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसको टिप्स भी दे रहा था कि उसको इस जगह को खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, और लोगन उसको मारते मारते टिप्स भी दे रहा था उसमें क्या कमी है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, और टिप्स देते देते वो एलिन को धो भी रहा था बहुत गंदे तरीके से। ये देख के रिक और रिक के साथ एलिन की सर्वेंट वो तो बेचारी रो देती है अपने यंग लेडी को पीटते हुए देख के। लोगन एलिन के पास जाता है और पूछता है क्या वो थक गई। अचानक से एलिन लोगन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लोगन साइड हट के उसके अटैक से बच जाता है। एलिन सोचते कि डैम ये इससे भी बच गई है। लोगन कहता है कि ये उसका बहुत अच्छा डिसीजन था। एलिन लोगन की बात सुन के हैरान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगन को तो मुझे कारवर्ड बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं कहा। क्या वो मेरा मजाक बना रहा है? अचानक से लोगन एलिन के सर के ऊपर मारते हुए कहता है कि उसको अपने मूवमेंट को और भी फास्ट करना चाहिए था। एलिन जो कि इस अटैक से रोने लगती है और अपने मन में सोचती है कि वो सच में बहुत एनोइंग है। लोगन सोचता है कि उसमें थोड़ी कमियां तो है, लेकिन वो टैलेंटेड है। अगर वो अपनी पूरी स्किल का अच्छे से यूज करे तो वो अपने ओपोनेंट को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। तभी एलिन गुस्से में चिल्लाती है और लोगन की तरफ जिगजग करते हुए लोगन के ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। लोगन उसको आते हुए देख के उसकी तारीफ करता है कि उसकी फुटवर्क टेक्निक काफी अच्छी है, और लोगन एलिन के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक करते हुए एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मार देता है, जिसके कारण एलिन की सच में हालत खराब हो जाती है। एलिन की सर्वेंट चिल्लाते हुए कहते हैं कि माय लेडी। लोगन सोचता है कि उसमें सच में टैलेंट है, उसके पास इतना पोटेंशियल है जो कि फ्यूचर में भी और आगे बढ़ेगी। एलिन लोगन को दोबारा फाइट करने बोलती है। लोगन सोचता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट भी अच्छी खासी है, इसलिए लोगन अपना हाथ आगे बढ़ा के एलिन को खड़ा होने को कहता है। लेकिन एलिन वो दोबारा से लड़ना चाहती थी, लेकिन लोगन उसको बताता है कि टाइम आने पर वो जरूर उसे दोबारा चांस देगा। एलिन अभी के लिए समझ जाती है कि वो हार गई है, इसलिए वो लोगन का हाथ पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लोगन उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ टान लेता है और लोगन उसको कानों में कहता है कि उसके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, इसलिए उसे जरूर एक बार मैकलेन आना चाहिए। एक लड़की के तौर पे नहीं, बल्कि एक नाइट के तौर पर। वो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने के साथ साथ वो उसके साथ स्पार भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो बैटल फील्ड के अंदर अपना नाम भी बना सकती है, लेकिन उसके लिए फॉर्मली एंगेज होना होगा। लेकिन वो एलिन की भी राय जानना चाहता है। एलिन जो कि ये सुन के खुश हो जाती है और कहते हैं कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हमें यह पता नहीं चलता है कि इन दोनों की सगाई कंफर्म हुई कि नहीं, लेकिन लोगन कंफर्म हो गया है कि फ्यूचर के अंदर एलिन एक सुपर ह्यूमन बन सकती है। उसके जैसे टैलेंट को अपने अंडर में लेना, अगर इसकी कॉस्ट सगाई है तो ये चलेगा। कुछ देर बाद लोगन अपने मन में सोचता है कि लेकिन मास्टर ने मुझे फोलेट के फैमिली से ही स्पेशली क्यों मिलाया। ड्यूक कहता है लोगन से क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने फोलेट के फैमिली से ही तुम्हें क्यों मिलाया? इसके 2 रीजन है। लोगन कहता है क्या 2 रीजन? ड्यूक कहता है कि हाँ 2 रीजन। फोलेट फैमिली वह किसी भी प्रिंस के साथ अलायंस में नहीं है, और फोलेट फैमिली कैपिटल के अंदर काफी इंफ्लुएंस भी रखता है। वह मैकलेन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं जो कैपिटल के पॉलिटिकल से कनेक्शन नहीं रखते। लोगन कहता है कि तो बीफ्रोस को भी इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ड्यूक थोड़ा सीरियस होते हुए दूसरे रीजन के बारे में बताता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ड्यूक को इतना सीरियस होते हुए देख के लोगन भी थोड़ी टेंशन में आ जाता है।
लेकिन अगले सीन में ड्यूक लोगन का मजाक बनाते हुए कहता है कि वो बस क्यूरियस था, अगर वो एक सिल्ली आदमी को एक जंगली बिल्ली से मिला दे तो क्या होगा। लेकिन उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना इंटरेस्टिंग होगा। ये सुन लोगन भी शर्मा जाता है और अपने मन में सोचता है चाहे जो भी रीजन हो, जब तक ये काम करता है तब तक ये ठीक है। ड्यूक लोगन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कंधे पर कितना बोझ है या उसका वेट कितना है, लेकिन एक जवान आदमी को कोल्ड तरीके से रहना, जैसे सारी दुनिया की बोझ अपने ऊपर उठा लेना, ये अच्छा नहीं होता। तो पता होना चाहिए कि तुम हर चीज अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए अपने दिल को बड़ा करते हुए अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। यह बूढ़े आदमी की बेवकूफ़ी हो सकता है, पर अब भी मैंने जो सुना है एर्लिन एक अच्छी लड़की है जो कि तुम्हें शांति दे सकती है। लोगन ड्यूक की बात सुनकर कहता है कि मास्टर, और अपने मन में सोचता है कि ये कुछ ऐसा काम है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ड्यूक आगे कहता है कि और वैसे भी लेट से बच्चे पैदा करना ये अच्छा नहीं होता है, तुम मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। इसी के साथ ये वीडियो और ये लेटेस्ट चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो फाइनली अपने लोगन को एक वाइफ मिलने वाली है बहुत जल्द। वीडियो टाइम पर ना डालने का कारण मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।